दोस्तों भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है। इंडिया ने $575 बिलियन का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। और इंडिया ने अपने बजट में अपनी नेबर कंट्रीज का ख्याल रखा है और उनके लिए भी एक बड़ी रकम जो है अनाउंस कर दी है। दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं, डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पेश किया। ये मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट था। इस बजट में कृषि, मध्यम वर्ग, महिला, युवा सभी को ध्यान में रखा गया। रक्षा बजट की बात करें तो इस बार इसमें 10% की वृद्धि की गई है। पहले रक्षा बजट 6,21,000 करोड़ का था और अब यह बढ़ के 6,81,000 करोड़ का हो गया है, जो कि विश्व में चौथे नंबर पर है। बात करें सबसे बड़ा रक्षा बजट होने की तो वो है अमेरिका का, जो कि करीब 74 लाख करोड़ का है, जो कि अपनी जीडीपी का 3.4% है। नंबर 2 पे आता है चाइना, जिसका रक्षा बजट है करीब 20 लाख करोड़ का। वो अपनी जीडीपी का 1.7% रक्षा बजट पे खर्च करता है। तीसरे नंबर पर आता है रशिया, जिसका रक्षा बजट करीब 12 लाख करोड़ का है, जो अपनी जीडीपी का 5.9% रक्षा पर खर्च करता है। और चौथे नंबर पर आता है भारत, जिसका रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ का है। अब बात कर लेते हैं भारत के दो पड़ोसी देशों की, जी हां, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, जहां पाकिस्तान का रक्षा बजट है 65,889 करोड़ और बांग्लादेश का रक्षा बजट है 31,211 करोड़ का। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के रक्षा बजट को देखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश को सांप सूंघ गया। आइए सुनते हैं इस पर पाकिस्तानियों ने क्या कहा। इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इंडियंस ये कहते जरूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं वो भी तो इसी बजट से होता है। 6,81,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया इंडिया ने अपने डिफेंस का। जी हम जो है ना कॉन्स्टेंटली अपने बजट को डिक्रीज कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली जो है ना अपने बढ़ा रहे हैं। जिस तरह भाई ने कहा है कि उन्होंने जो है ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है ना स्ट्रांग हो रही है। देखो अब हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, रोडें बनाने के लिए पैसे नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, हम 5th जनरेशन जहाज खरीद रहे हैं जो बड़े बड़े मुल्क नहीं है उनके पास नहीं है। लेकिन डिफेंस पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं ना होना चाहिए। नहीं, डिफेंस पे बिल्कुल अभी कॉम्प्रोमाइज। मोदी को ट्रम्प ने बोला ना कि इंडिया अपने डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज ना करे, हथियार खरीदे, तो इसी तरह हम भी खरीद रहे हैं फिर। नहीं, मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, कश्मीर को साइड पे रख दे। हाँ। बिल्कुल कश्मीर को साइड पे रख दे, इंडिया लद्दाख में अपना मसला सारा सॉल्व कर दे, पाकिस्तान के साथ सॉल्व कर दे। क्या इंडिया को फिर हथियार खरीदने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, फिर तो नहीं। हाँ, अगर इंडिया को नहीं पड़ेगी तो हमें भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इंडिया खरीदेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी खरीदेगा। हाँ। देखो 1974 में चाइना ने धमाके किए, उसके बदले में इंडिया ने एटमी धमाके किए, फिर उसके बदले में हमने एटमी धमाके किए। हाँ, तो क्या हो गया? ये जो हथियारों का दौड़ है ना, ये खत्म होना चाहिए। सबसे पहले तो भूटान की बात करेंगे कि भूटान को इंडिया हर दफा सबसे ज्यादा फंड देता है, क्योंकि भूटान कह लें कि एक तरफ उसका झुकाव चाइना की तरफ नजर आता है और वो पूरी की पूरी उसका अपना कोई समुंदर भी नहीं है जिसके थ्रू वो ट्रेड भी कर सके। तो इसलिए इंडिया जो है उसका हमेशा कह लें कि जो फंड है वो ज्यादा रखता है, यानी कि उसने दिया है उसको 2150 करोड़ नजर आ रहे हैं जो कि इनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की टसल है, लेकिन फिर भी 120 करोड़ उसको दिया जा रहा है। फिर नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया? जाहिर बात है इकोनॉमिक सिनेरियो जो है, सेक्टरिज्म जो है वो भी ज़्यादा है, इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा है, इंडियन के सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात ये है कि जाहिर बात है वो हमारे से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ अब ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था, रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफिल किया था। अब ये जो एलोकेशन हुई हैं, जब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए,
यही वो एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है। ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स है ना, इंडिया इसमें एज एक डोमिनेंट रोल अपना किरदार अदा करना चाहता है, तो ये उसकी पॉलिसीज़ का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो चाहे बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में इससे पहले भी ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि अफगानिस्तान में वो इंटरफेरेंस करता रहा है, कभी डेवलपमेंट फंड की शक्ल में, कभी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में। तो वो ये चाहता है कि एक अलायंस अपना बनाए जिसकी वजह से वो इस रीजन में डोमिनेट हो। मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिसमें इंडिया की डोमिनेंसी और नजर आए। हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुनने में जो आ रहा है कि वो 7 से 21 दिन के फॉरेन रिजर्व हैं हमारे पास अपने जाती जो हैं। चलो बाहर से हमने जो पैसा लेके रखा वो कल को है तो पराया ही है ना, वो जब चाहे ले, और उस पैसे पे हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और आप इंडिया के पास देख लें, इंडिया के पास कम से कम जो है वो 3 से 3.5 साल तक के फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं कि वो अगर कहीं से उनके पास नहीं भी आते तो वो अपनी इंपोर्ट जो है फॉरेन रिजर्व से, उनके पास अगर बाहर से फॉरेन करेंसी नहीं भी आती, डॉलर नहीं भी आते, तो उस करेंसी को इस्तेमाल करके वो 3 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। एशिया में देखें इस वक्त तो जो सेकंड लार्जेस्ट जो इमर्जिंग सुपर पावर है वो नो डाउट आफ्टर चाइना इंडिया है। बांग्लादेश की सपोर्ट के साथ वो ये है कि ये एक, मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी, कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है इन द फ्यूचर। कुछ रियलिटी बेस बातें ये है कि देखें, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में टसल तो एक रियलिटी है, ठीक है। अब पाकिस्तान को इंडिया क्यों फेवर करेगा? वो तो ऑटोमेटिकली जब हमारी इकॉनमी क्राइसिस का शिकार होती है। अब देखें कि इंडिया का क्या किरदार रहा है पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट में करने का, ब्लैक लिस्ट में करने का, तो वो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक डोमिनेंट की वो अपने हाथ से जाने नहीं देता। 15 लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन, और इन्होंने मैच करनी है, इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है। अब देखे ना कहाँ 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और सारी बात है, हम तो फौज पे तो उस तरह आजकल जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं, ये तो मतलब जो रेस ही बदल गई है ना। ये लाखों की फौजें जो हैं वो किस तरह काम आएंगी? इकोनॉमिकली मुकाबला करेंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हमारी मैशत जो है वो इंडिया से, हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, हम इंडिया से ज़्यादा ग्रो करके दिखाएंगे, तेज़ी से ग्रो करके दिखाएंगे। ये बहुत अच्छा शगुन है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। हम दोनों मुकाबला करें इकोनॉमी में। बेशक पाकिस्तान इंडिया को इकोनॉमी में नीचे दिखाता है तो पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा है, अगर इंडिया पाकिस्तान को इकोनॉमी में नीचे दिखाता है तो इंडियन अवाम का फ़ायदा है। ओवरऑल क्या होगा कि पूरी आपकी जो साउथ एशिया का आपका रीजन है उसमें लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, लेवल ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज होगा, तो आपके कंट्रीज जो है वो तरक्की करेंगे। क्या बात, ये बात है। बांग्लादेश की भी अगर स्ट्रेटेजिक हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। उनका जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो उनका जो ट्रेड का मैग्नीट्यूड है उसको हम अगर उसी को हम देख लें तो पाकिस्तान जो है बहुत पीछे लैग बिहाइंड कर रहा है। मैं इंडिया को तो अभी बात ही नहीं कर रहा। अगर हम अपने जो ये भाई मुल्क था हमारा बांग्लादेश एक ज़माने में, हम उनसे ही बहुत पीछे लैग कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम अभी बांग्लादेश के लेवल तक पे नहीं अगर हम आ सके तो हम इंडिया को कैसे चैलेंज करें। जयशंकर है वो जहां पे भी जा रहा है ना, वो अपने देश को मजबूत से मजबूत करता जा रहा है। आप देखें अमेरिका, इंडिया और इसराइल, वो एक कोई अजीब कोई बेहतरीन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उनके आप रिलेशन देख ले, अमेरिका और रशिया की बड़ी आपस में लगती है, चाइना की बड़ी लगती है, इंडिया की चाइना के साथ बड़ी लगती है, लेकिन जब उनकी इकॉनमी की बात आती है, जब उनके आवाम की बात आती है, जहाँ पे उनके मुल्क का फायदा होता है, तो वो कहीं भी नहीं देखते कि हमारे इनके साथ कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, हमारे इनके साथ कोई दुश्मनी चल रही है, कुछ भी नहीं। वो सबसे पहले अपनी इकॉनमी को देखते हैं कि भाई हमें यहाँ से फायदा हो रहा है। ये मोदी 3.0 जो है, इसमें निर्मला सीताराम जो मैडम है उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, भाई उसने को $5-6 अरब डिफेंस बजट बढ़ा दिया। कहाँ $74 अरब पिछले साल, और कहाँ इस साल जो है वो 78-9 $4 अरब फिर बढ़ गया। अब हम तो नहीं ये बढ़ा सकते ये बजट, हम तो नहीं ये बजट बढ़ा सकते ना, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। We don't have this money। इतना जो पैसा आ रहा है, आप क्या समझते हैं ये दुनिया के लिए ये खतरा नहीं है? All this money is a threat for Pakistan, for China। चाइना तो कम्पीट कर लेगा, हम कैसे करेंगे? इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि अगर पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया होता तो मुश्किल वक्त में हम भी पाकिस्तान के साथ खड़े होते। जी, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट सब पूरी दुनिया ने सुनी है, आई है। पाकिस्तान रेडी है उनका साथ देने के लिए, अभी भी रेडी है। हर बंदा, हर जो पॉलिटिकल लीडर है इंडिया के साथ खड़ा होने के लिए रेडी है, इंडिया के साथ जुड़ने के लिए रेडी है। लेकिन वो सिर्फ बात करने की हद तक ये बात कहते हैं। जब हम उनके साथ जाके मीटिंग करते हैं, किसी टेबल पे बैठने की बात करते हैं, तो वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं, फौरी तौर पे बैकअप पे भी आ जाते हैं। तो ये इंडिया का ये एक जो है बहुत बड़ा नेगेटिव रवैया है हमारे हमसायों के लिए, यानी पाकिस्तान के लिए। बाकी हमसायों के साथ तो उनकी हमदर्दी है ही है, लेकिन इसमें मैं ये खुलेआम ये कहूँगा कि इंडिया खुद हमारे साथ वो अच्छे रिलेशन नहीं बनाना चाहता। जबकि सबसे बड़ी बात करके मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया एक फोरम पे मिल जाते हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि इंसानियत की बेहतरी
और इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए काम किया जाए, तो उसमें अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक टेबल पे एक पॉइंट पे खड़े होकर काम करते हैं तो पूरे एशिया क्या पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ये मकाम आएगा कि इंसानियत को इन दोनों कंट्रीज से फ़ायदा होगा, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज में नो डाउट हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है। और मैं इंडिया को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखे, अपने आप को पॉजिटिव रखे, अपने ख्यालात पॉजिटिव रखे। पाकिस्तान कोई बुरा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अमन चाहता है। अच्छा तो ये इंडिया की पॉलिसी का हिस्सा रहा है। हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें अपने आप को खुद थोड़ा सा मजबूत करें, ताकि जो हमारी इंटरेक्शन है अपने रीजनल और जियो पॉलिटिक्स के हवाले से वो थोड़ी सी मजबूत हो। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें खुद को भी जियो पॉलिटिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, खुद की डोमिनेंसी भी होनी चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में। और उसके बाद आप ये देख लें कि जो है प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन के अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इंडिया की रूटीन है कि इंडिया के पास, इंडिया एक तो IMF के चुंगल से आज़ाद है, इंडिया के पास जो भी बजट आता है ना उसका रेवेन्यू कलेक्टेड बजट होता है, उसका अपना बजट नहीं होता। इस बजट की खासियत ये थी कि उसमें उन्होंने यूनियन बजट का भी नाम दिया है इसको। अब ये यूनियन बजट क्या था कि पहले इंडिया ने ना, नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल जो थे ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और पूरे मैक्रो लेवल पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ना उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब वो वापस आए हैं कॉमन पब्लिक की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ। अब आप ये देखें कि उन्होंने जो सबसे बड़ा इकदाम ये उठाया कि उन्होंने कहा कि 12,75,000 इनकम वाले लोग जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, यानी कि उनकी सालाना इनकम अगर 12,75,000 है तो उनको टैक्स एग्जाम्पशन है। उससे बाद अगर उनका टैक्स जो सैलरी रेट जो है वो रिवाइज होता है, इनकम रेट रिवाइज होता है, तो आगे उन्होंने 20 लाख तक कहा हुआ है कि उसमें हम लोग वो भी 3% टैक्स लेंगे। अब पाकिस्तान में आप देखें कि 6 लाख तक सालाना इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है, उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर अगर 6 लाख से 12 लाख है 5%, 12 से 24 है तो डिफरेंस अमाउंट का 10% जो वो पे किया जाता है। सेकंड क्या उन्होंने किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने, जारी बात है उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, वो भी वुमेन है, और अब उन्होंने जो है बॉल उन्हीं की पॉकेट में डाल दिया कि आपने वुमेन के लिए आपने करना है, क्योंकि इंडिया में सब इशू यही चल रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, उन्हें ये लगता था, अपोजिशन ये कहती थी कि ये कम है, वुमेन पे आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वुमेन घरों में बेरोजगार बैठी हुई हैं, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कि जो अनस्किल्ड है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 लाख वुमेन को जो लोन देना शुरू किया, 5 लाख का लोन जो है, और वो भी टोटल प्योर मेरिट बेसिस पे, जो भी उनके मेरिट की पॉलिसी होगी उस पर जो भी फुलफिल करेंगे पूरा उतरेंगी। और ये है कि न्यू बिजनेस अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें तो उन्होंने 20 लाख से 50-60 लाख तक का दिया हुआ है। अगर अब ये है कि एक भी कोई इंडियन वुमेन जो है जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, अगर उसे 5 लाख रुपया जो घर बैठी हुई वुमेन उसे मिलता है, अब क्या होगा कि 5 लाख से एक अच्छा खासा बिजनेस जो वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है छोटे लेवल पे, और वो बिजनेस जो होता है वो मंथली आपको 40 से 50 हज़ार रुपए की इनकम, रेवेन्यू नहीं, वो आपको इनकम दे सकता है, जिसको आप लोग जहाँ चाहें वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, आप ये कह लें कि जो वुमेन का डिप्रेशन था उससे वो निकलेंगी, खुद कफील जो है, जो उनकी डिपेंडेंसी थी अपने हस्बैंड पे या दूसरे फैमिली मेम्बर पे, वो खत्म होगी और वो खुद डिपेंडेंट होगी। अब क्या होगा कि इसी डिपेंडेंसी से क्या होगा, ओवरऑल अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, पूरी इंडियन इकोनॉमी की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जो चीज़ें खरीदेंगे वही जिस मार्केट से, जिस इंडस्ट्री से आ रही है वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वही इंडस्ट्रीज, वही फैक्ट्रीज जो है, वही सेक्टर न्यू हायरिंग करेंगे। अब वही न्यू हायरिंग जो है जब दोबारा आएगी उनको वो सैलरीज देंगे, उनका लेवल ऑफ इनकम जो इंक्रीज होगा, तो उन्होंने एक बेहतरीन सा सर्कल बना दिया जिसमें वेल्थ क्रिएशन जो डे बाय डे जो होती है। उनका गोल ये है टू हैव अ डबल डिजिट इंक्रीज इन डिफेंस एलोकेशन। डबल डिजिट मींस कि 9.8 वो कहते हैं 11, 12, 13 पे जाना है। हम कहते हैं ना कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो गई तो थल्ले करो, काम करो इसको, वो कहते हैं नहीं, डबल डिजिट इंक्रीज करना है, यानी कि वी हैव टू गो टू इन ऑल दीज एरियाज। हमें इस पे काम करने की जरूरत है। 12%, 14%, 15%, तो वो डबल डिजिट पे आ गए हैं ना। मोदी साहब के दौर में डबल डिजिट होगा। अगर अभी 9.8% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो अभी अगले साल 11, 12, 14 होगा। और उन्होंने छलांग मारी है, तकरीबन 4-5 अरब डॉलर की छलांग मारी है। और आप यहीं से देख लो, अगले साल 9.8 है तो अगले साल 14 हो जाएगा, 14% इंक्रीज। आप देखिए जितने भी पाकिस्तान के साथ साथ हमसाया ममालिक लग रहे हैं, घेरे में लेना चाह रहे हैं ना, उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो अब एक तरीका वारदात है ना, वो ये नहीं है कि आप किसी पे डायरेक्ट अटैक कर दो, हमला कर दो, जंग की तरफ जाओ, वो नहीं है। वो अब इकोनॉमी की जंग लड़ना चाह रहा है, जो मुझे लग रहा है। वो इसी वजह से जहाँ पे भी कोई भी क्राइसिस आता है या कोई भी उसको समझ आती है ना कि हम लोग वहाँ पे कोई हेल्प कर सकते हैं, या कोई ना कोई वहाँ पे हमारे जो रिलेशन है वो बेहतर हो सकते हैं। पैसों से हो सकते हैं, पैसों से, अगर पावर से हो सकते हैं, पावर से। वो जैसा मुल्क है ना, जैसा आगे से कंट्री है, उस तरीके से उनके साथ जो है ना वो रिलेशन बनाने की कोशिश कर।
पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, पर जो हमारी आपस में गवर्नमेंट्स है ना इसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाती। और जब वक्त आता है इनके पास इन्वेस्टमेंट का, लाइक आवाम पे पैसे लगाए जाएँ, तब इनको भीख मांगनी पड़ती है, डिफरेंट ममालिक के पास जाकर चंदे के लिए जाना पड़ता है कि हम लोगों को दे। आप खुद इतने काबिल क्यों नहीं बनते? कोई पाकिस्तान जो है 2011 में या 2020 में आज़ाद नहीं हुआ, 1947 का आज़ाद हुआ है। सो ये जो मालदीव के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, ये गोवा में थोड़ी लगाया जा रहा है, डिफेंस के ऊपर। तो पाकिस्तान को तो जाहिर बात अब चाहिए अपने रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। वन थिंग, पैसा बहुत है इस मुल्क के अंदर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एक चीज, पैसा बहुत है, पैसा नहीं कम, चोर है। मैं इस चीज में चोर हूँ। मैं अगले दिन ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक बंदे के साथ की, दो दोस्त थे, उनसे बैठा हुआ था, वो आपस में कोई डील शील कर रहे थे, गपशप हो गई, क्या हो रहा है, किस तरह की डील हो रही है। उन्होंने कहा जी ये मैं पैसे लूंगा, उसने कहा। थोड़ी देर पहले दोनों जो है हुकूमत को भी गालियां दे रहे हैं, सिस्टम को भी गालियां दे रहे हैं, सबको गालियां दे रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़े जबरदस्त लोग हैं यार, मतलब इनका तो बड़ा मजाज है, कमाल लोग हैं यार, इनकी बड़े क्लीन लोग हैं, जबरदस्त लोग हैं ये तो माशाल्लाह। मैं अच्छे लोगों में बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद जब डील क्लोज हो गई तो उन्होंने कहा जी ऐसे है कि वो ना हम 2 आपके साथ मुआहदे करेंगे। मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा जी क्या मुआहदे होंगे 2? उन्होंने कहा जी एक मुआहदा होगा वो जिसमें आप हमें, जो हमने हुकूमत को दिखाना है, और एक मुआहदा होगा जो हमारे अंदर खाते होगा। चलो हमने टैक्स बचाना। मैंने कहा, और फिर 2 बोथ पीपल वर रिच पीपल। मैं कहा यार गल सुनो, मैंने दिल में कहा, उनको तो ना कहा, मैंने कहा यार दोनों के दोनों तो अभी हुकूमत को गालियां दे रहे थे और दोनों के दोनों ये कह रहे थे कि ये चीज है, तो पायन तुसी हुन दसो ना फिर की करना जाए। हुकूमत खा गई, ये होगी। मैंने कहा हर बंदा तो चोरी कर रहा है, दिल में मैंने कहा उनको तो ना कहा ना मैंने, लेकिन मैंने कहा यार हर बंदा तो चोरी कर रहा है, आप भी चोरी कर रहे हैं, तो फिर मतलब क्या आप लोग, मतलब किस चीज की बातें कर रहे हैं? आप कितने डिफरेंट है बाकी लोगों से, कितने डिफरेंट है पायन, मुझे दसो ना। कोई डिफरेंट नहीं, आप इक्वल ही है। जिसका ज्यादा हाथ पड़ता है वो ज्यादा चोरी करता है, जिसका थोड़ा पड़ता है वो थोड़ी चोरी करता है। मुल्क क्या करे? हम कहते हैं ना जी कि सिस्टम के अंदर चीज डालेंगे, इनपुट देंगे तो आउटपुट होगा ना। इस मुल्क के अंदर इनपुट कोई देगा तो आउटपुट होगा ना। मारो मुझे मारो। जो इंडिया का डिफेंस बजट है ये हमारे लिए चैलेंज है फायदा। चाइना के साथ तो वो कम्पीट कर रहे हैं, हमें वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन, नो प्रॉब्लम। हुकूमत सोच रही होगी, हमारे भी जो लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं दाएं बाएं, कहीं ना कहीं लोग के सोच रहे हैं उन्हें की करना है की नहीं करना।